Good evening, friends. Welcome, everyone. Good evening, guys. Welcome. Welcome, friends. Welcome. Just एक मिनट और वेट करते हैं. Let's wait for one more minute for those who are joining us, जो लेट कमर्स हैं. Meanwhile, आप हमको चैट में बता दो कितने लोगों ने कल के क्लास के बाद सिलेबस को ध्यान से स्टडी किया. How many of you went through the syllabus at least? सिलेबस देखा? ओके, सिलेबस पे ध्यान डालना अभी से शुरू कर दीजिए. ओके, आप जानते हो मैं आपको सिलेबस के लिए क्यों कह रहा हूं. एक बहुत सिंपल रीजन है, फ्रेंड्स. ठीक है, एक बहुत सिंपल रीजन है उसका. आपको पता है कि आपके प्रिपरेशन में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, करेक्ट. तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना फ्रेंड्स, तो आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो उस आर्टिकल का इंफॉर्मेशन मुझे किस पेपर में यूज करना है या किस सब्जेक्ट में यूज करना है, आप वही नहीं फिगर आउट कर पाओगे. दैट इज द मेन इशू. डू यू रियलाइज? विच इज वाई सिलेबस नॉलेज इज रिक्वायर्ड. ओके, बिकॉज यू विल बी रीडिंग ऑन एन एवरेज. एक महीने में अगर आप, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, you will end up reading close to 100 articles in a month. 100 डीप स्टडी वाले आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे, मोर और लेस. तो आप सोचो 12 महीने मतलब 1200 आर्टिकल्स. सो देयर इट्स फिजिकली मेंटली इम्पॉसिबल कि आप वो सारे 1200 के आर्टिकल्स को आप याद रख पाओ, प्लस सिलेबस भी याद रख पाओ, प्लस अपना स्टैटिक भी याद रख पाओ और ऑप्शनल भी कर पाओ. नहीं होता वैसे. तो अगर सिलेबस पता होगा ना, तो आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे यू विल स्ट्रेट अवे नो कि अच्छा इसका मुझे इन्फॉर्मेशन GS1 में है या GS2 में है या 3 में है, या GS में शायद ना हो, मैं ऐसे में इसको लगा सकता हूं. आप समझ रहे हैं गाइज? इसीलिए सिलेबस पे थोड़ा ध्यान देंगे. नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट इट विल हेल्प यू चैनलाइज योर एनर्जी. नहीं तो फिर वही बात हो गया कि आप पढ़ते जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा कि वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ यूज करना है. दिस इज वाई एम सेइंग कि आप पहले क्लास से फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स, ओके, जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करना चालू करेंगे, यू शुड बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ योर मेंस एंड प्रीलिम सिलेबस बोथ. ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस पर. और कोई रीजन नहीं है, बट क्योंकि आपको बहुत पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, तो यू शुड नो कि इतना पढ़ा तो किधर यूज करने का वो इन्फॉर्मेशन. ठीक है, चलिए आज का क्लास का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं. वेरी शॉर्ट क्लास. ठीक है, मैं आपको कल के टाइम पे ही छोड़ दूंगा 7 साढ़े 7 तक. पर आज के टाइम पे, आज के क्लास पे एक स्पेशल एजेंडा है. देखिए, मंडे से जब हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, तो जैसा मैंने आपको कल कहा कि हम नॉलेज यानी कि सिलेबस कंप्लीशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्विंग हो या आंसर राइटिंग हो, उसमें हम यूज करेंगे. अब ऐसा है कि मेनी ऑफ यू, इनफैक्ट आई एम अज्यूमिंग कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, उन्होंने कभी यूपीएससी का आंसर नहीं लिखा होगा. एम आई करेक्ट अगर मैं कहता हूं कि आपने कभी आज तक खुद से बैठ के एक आंसर नहीं लिखा है? एम आई करेक्ट? या काफियों को डाउट होगा ना कि आंसर राइटिंग कैसे करने का है डाउट ये? तो उसको एड्रेस करते हैं आज. ठीक है, क्योंकि जब सिलेबस पढ़ना चालू करेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें ऑब्वियसली मैं आपको आंसर राइटिंग के क्लासेस तो हम लोग करेंगे ही साथ में. वी विल डिस्कस कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं. पर बाय एंड लार्ज आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स. कल मैंने जैसे आपको बताया इंटरलिंकिंग के बारे में, ओके, तो उसी का आज हम एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, हाउ डू वी गो हेड एंड इंटरलिंक. जो लार्जर पर्सपेक्टिव हमें डेवलप करना है सॉरी, जो लार्जर पर्सपेक्टिव हमें डेवलप करना है फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ डू यू डू दैट? ओके, क्योंकि आप में से आई एम अज्यूमिंग 95% को नहीं पता होगा. सो इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि कैसे पढ़ने का है अपने को. क्या पढ़ना है वो तो आप, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कैसे पढ़ना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो समझिए पहले. ओके, स्ट्रैटेजी समझिए पहले, नहीं तो फिर इट इज लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये कोई एग्जाम, स्कूल वाला एग्जाम या कॉलेज वाला एग्जाम जैसा नहीं है.
यहाँ पे आपको थोड़ा हायर लेवल ऑफ थॉट दिखाना होता है, ठीक है। तो आज एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, और वीकेंड पे यानी कि आज और कल मिला के प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 6th और 7th का एनसीईआरटी एक बार बस जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ो, ज्यादा डेप्थ में मत घुसो, बस हैव अ फेयर आइडिया कि क्या चीज है, कहाँ है, क्या है, क्यों है, नहीं है। ओके, फंडामेंटल्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए। ओके, आई हैव नो आइडिया इन आंसर राइटिंग, आई नो, मुझे पता है। जानवी, आप जानते हो मैं भी जब आपकी जगह था ना एज अ बिगिनर, मुझे किसी फैकल्टी ने बताया ही नहीं कि भाई आंसर राइटिंग लिखना कैसे है, फॉरगेट आंसर राइटिंग लिखना कैसे है, वो डेवलप कैसे करना है वो एबिलिटी, वो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, ज्योग्राफी तो हम मंडे ऑनवर्ड्स करेंगे। ओके आशीष, वो हम आपको आंसर्स जो मिसिंग पॉइंट है ना ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का, वो आपको हम क्लास में ही, क्लास नोट्स में हम कवर करेंगे। आई नो दैट वो कौन कौन से चैप्टर्स आगे पीछे हैं वो हम क्लास नोट्स में कवर करेंगे। आप लोग एक दूसरे के चैट्स पढ़ पा रहे हो क्या? मुझे एक बार ये बता दीजिए, क्योंकि आज हम चैट खुला रखेंगे। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट अमंगस्ट योरसेल्फ। चैट पढ़ पा रहे हैं ना आप लोग एक दूसरे का? नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं एक बार रुकिए, मैं रिफ्रेश करता हूं। यू शुड बी एबल टू सी योर चैट्स टुडे। अब देखिए, तो अब खोल दिया है मैंने चैट। नाउ परफेक्ट, बढ़िया। ओके चलिए। ओके, आपको कुछ लिखना विखना नहीं है, जस्ट टेक पार्ट इन द क्लास। जब हम आपको आंसर कुछ लिखने बोले ना, या कुछ हम आपसे फीडबैक मांगे, तो आप उधर चैट पे लिखो बस, ठीक है। और कुछ आपको नोट्स नहीं बनाना, नथिंग एल्स नीड्स टू बी डन टुडे। ऑलराइट, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, चलिए। ओके okay, have a look at this sentence. Technology has done more for women empowerment than any feminist movement. सपोज ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। अभी हम कुछ और नहीं डिस्कस करें, मुझे बस आप जो मैं पूछूंगा आप वो बताओगे। मुझे कुछ ऐसे एरियाज बताइए, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉलिसीज अगर आप बता सकते हो भारत सरकार के, इवन बेटर। पर कुछ ऐसे एरियाज बताइए जहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको सपोर्ट करना है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज बताइए जहां पे टेक्नोलॉजी ने महिला सशक्तिकरण में ज्यादा हेल्प किया है देन एनी फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। लेट मी सी योर चैट्स, एक एक करके हम देखेंगे। ओके लखपति दीदी, ऑनलाइन जॉब्स, विमेन सेफ्टी, सब सारे लिखिए फ्रेंड्स। मी टू मूवमेंट, बहुत बढ़िया। मी टू ऑन सोशल मीडिया, आई एग्री, करेक्ट। चलिए ना लिखते रहते हैं ताकि आप समझ भी पाओगे हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला वाला देखते हैं, पहला वाला, फ्री गैस सिलेंडर योजना, बहुत बढ़िया। उज्ज्वला योजना, एक्सेलेंट वर्तिका, गुड। पुलिस कंप्लेंट, बीपीओ दीदी योजना, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन, ओके। चलिए एजुकेशन में हेल्प हो रहा है, फाइन। दूसरा, जॉब्स में हेल्प हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम किसी ने बताया उधर, ठीक है। जॉब्स यानी कि लाइवलीहुड भी कहते हैं इसे, ओके। जॉब्स इज द कैजुअल टर्म, उसी को हम कहते हैं लाइवलीहुड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर विमेन, हाँ तो उसका कोई पॉलिसी वगैरह है क्या, वो बताइए। इंटरनेट एक्सेस टू जेंडर्स, ओके। सो एक्सेस टू इंटरनेट बेसिकली। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी ने कहा वहां पे, मी टू मूवमेंट के बारे में। नंबर 4, एक्सेस टू राइट्स, ठीक है। ड्रोन दीदी, बढ़िया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, वो तो मिनिस्ट्री है बेटा नंदिनी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट तो एक मिनिस्ट्री हुआ,
भारत सरकार का एक मंत्रालय हुआ, कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉलिसी आपके जहन में आ रहा है क्या? इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम जॉब्स एंड लाइवलीहुड में उसको कंसिडर करेंगे, गुड। व्हाट एल्स? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है, एजुकेशन में ही आ गया वो। व्हाट एल्स? प्रोवाइडिंग मोर विमेन लीडर्स इन पार्लियामेंट, हाउ सो? हाउ इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग मोर विमेन लीडर्स इन द पार्लियामेंट? स्किल इंडिया फॉर विमेन, स्किलिंग, ओके, जॉब्स लाइवलीहुड प्लस स्किलिंग। Can I say access to markets? Consider this, I come from Bihar, okay? ऐसा सोचो कि एक गांव में महिलाओं का एक समूह बैठ के मधुबनी पेंटिंग बना रहा है। कंसिडर करते हैं मधुबनी पेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म जो आप पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर में। तो 10 महिलाएं बैठ के मधुबनी पेंटिंग बना रही है। अभी उनको सेल करना होगा तो ऑनलाइन जाएंगे तो आप दिल्ली से भी बैठ के खरीद सकते हो ना। इफ आई वांट, हाँ, आई कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम दैट महिला का समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम कहते हैं। आदित्य थापा, यू आर वेरी करेक्ट, गुड। रामरो लिखिए, नॉट लिखो, एक्सेस टू मार्केट्स थ्रू ऑनलाइन वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड। वर्तिका ने कहा था उज्ज्वला योजना, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब हेल्थ प्लस, ओके, जस्ट हेल्थ, फाइन। मेडिकल इंश्योरेंसेज लाइक मैटरनिटी लीव्स, बहुत बढ़िया, गुड। लिज्जत कंपनी एग्जांपल, गुड, ठीक है। तो एक्सेस टू मार्केट ऑनलाइन डिजिटल सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। व्हाट एल्स? और बताइए, आशा वर्कर्स, आशा वर्कर्स को अगर आप ऑनलाइन देंगे, ठीक है, दे विल वर्क बेटर। मातृ वंदना योजना, एक्सेलेंट, गुड। यू गाइस आर ऑलरेडी, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, पता है जब मैं आपकी जगह था। मधुबनी पेंटिंग वाले एग्जांपल जो दे रहे हैं, जोगिला ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार इज डूइंग दैट, करेक्ट अंकिता, सही बोल रहे हो आप, गुड। आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक, क्या होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक? अंशुमन, आईवीएफ, गुड, ठीक है, ओके। सो हेल्थ प्लस यू कैन से अवेयरनेस जनरेशन रिगार्डिंग हेल्थ। अच्छा, एक आपका अभी वन क्लासमेट ऑफ योर्स, वर्तिका ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभी, उन्होंने मेंशन किया उज्ज्वला योजना। फ्रेंड्स हमको बताओ तो उज्ज्वला योजना क्या होता है? हाउ हेल्थ बी अ पॉइंट, अभी बता रहे बेटा, हुडा अभी बता रहे। फ्रेंड्स हमको बताइए, अभी आपके क्लासमेट ने कहा उज्ज्वला योजना, एक्सेलेंट एग्जांपल, क्या है उज्ज्वला योजना? कितने लोगों को पता है उज्ज्वला योजना क्या है? फ्री एलपीजी कनेक्शंस, एलपीजी का सब्सिडी जो हम देते हैं। जिन घरों में आप पहले फायरवुड जल रहा था या केरोसिन पे खाना बन रहा था, वहां पे आप एलपीजी दे रहे हैं। अब आप ऐसा कंसीडर करिए, थिंक फॉर अ मिनट, कि जिस घर में आज तक फायरवुड या केरोसिन से खाना बन रहा था, ओके, फायरवुड या केरोसिन से खाना, फायरवुड मतलब लकड़ी, फायरवुड या केरोसिन से खाना बन रहा था, वहां पे आपने एलपीजी दे दिया। अब मुझे बताइए, इसका हेल्थ बेनिफिट है कि नहीं है? इसका हेल्थ बेनिफिट है उस महिला को जो खाना बना रही है, या वही महिला, जेंडर, खाना बनाना तो ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर फॉर दिस एग्जांपल, ओके। एमिशन होता है ना, आप कभी देखे होंगे कि अगर आप लकड़ी पे खाना बना रहे हो तो बहुत धुआं होता है। अब गांव देहात में मॉड्यूलर किचन तो है नहीं कि एग्जॉस्ट लगा है, तो व्हाट हैपेंस, दैट वुमन इज हैविंग टू, लाइक वो अपने सांस से वो सारा पोल्यूशन, पोल्यूटेड हवा सब कुछ अंदर ले रही है वो। बिकॉज ऑफ दैट क्या उनका हेल्थ खराब होगा? एब्सोल्युटली। अब हमने फायरवुड और केरोसिन की जगह उनको एलपीजी दे दिया। क्या एलपीजी देना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ उनके लिए? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या सिर्फ ऑनलाइन होता है या फिर सिर्फ डिजिटल होता है? नहीं, एक सिंपल गैस सिलेंडर भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट हुआ ना। सो कैन आई से दैट यस, थ्रू उज्ज्वला योजना हम दो तीन चीजें देख रहे हैं।
कैसे? पहला, महिला का हेल्थ अच्छा हो रहा है, वो प्रदूषित हवा नहीं ले रही है, पहला। दूसरा, फायरवुड चुनने के लिए कौन जाता है जंगल में? जानते हो फ्रेंड्स, मैंने मोस्ट ऑफ द लाइफ वेस्ट बंगाल में बिताया है। आप लोग ने अपने अपने स्टेट्स में भी देखा होगा कि शाम के टाइम महिलाएं जंगल से वापस आती हैं लकड़ी लेके वापस आती हैं ताकि शाम का खाना बनेगा। अब मुझे बताइए, अब उनको लकड़ी चुनने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शी डज नॉट नीड टू गो टू द फॉरेस्ट टू गो हेड एंड गेट द फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। मतलब क्या है? उनका सेफ्टी सिक्योरिटी बेटर हुआ। अब घर पे सिलेंडर आ रहा है। जो ऑन ग्राउंड हो रहा है हम वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, जो पॉलिसी का मुद्दा है वो समझो। आप में से काफी लोग कहोगे अरे सर एलपीजी नहीं पहुंचता टाइम पे, रिफिल नहीं होता टाइम पे, वो सब क्रिटिसिज्म हुआ बेटा, आई गेट इट, मैं आपके सहमति में हूं। पर एज अ पॉलिसी कैन आई से कि उज्ज्वला योजना से हम दो तीन चीजें कर रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का बेनिफिट हो रहा है, और ये एक अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी है। उसके लिए अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी है ये, इससे इनका टेक्नोलॉजी घर पे आया। फ्रेंड्स जानते हो आप ये जो लिख रहे हो ना यहां पे, ये सारे जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये हम क्या कहते हैं इनको? दिस इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये आंसर राइटिंग में आपको इनफैक्ट हेल्प करेगा। किसी भी टॉपिक का स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन करिए। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। चलिए, जो महिलाएं कभी ओला उबर में चढ़ी होंगी, ठीक है, ये टैक्सी सर्विसेज में, आपने देखा होगा उस पर एक एसओएस बटन होता है। देखा है आप लोगों ने एसओएस बटन? टॉयलेट डेवलपमेंट भी कंसिडर्ड टेक्नोलॉजी, अगर वो पक्का टॉयलेट है, अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम है, सेप्टिक टैंक इंक्लूडेड है, तो टेक्नोलॉजी हुआ ना वो। तो मुझे बताइए, वैसे ओला उबर में रहता है ना एक सेफ्टी बटन, डज दैट हेल्प द वुमन फील सेफ? मुझे बताओ। चलो देखो, गलत होना होगा महिला के साथ तो वो तो कोई नहीं रोक सकता, इन टर्म्स ऑफ वो टैक्सी ड्राइवर के ऊपर है। पर महिला के मन को एक शांति होती है कि अगर कुछ भी ऐसा दाएं बाएं हुआ तो एटलीस्ट आई हैव अ प्लेस वेयर आई कैन टर्न टू, है कि नहीं? तो ऐसा समझिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम जब देख रहे हैं ना, जो ये स्टेक होल्डर्स हमने आइडेंटिफाई किए, आपको अर्बन और रूरल दोनों पक्ष से सोचना है। इसीलिए आई विल प्रेज दैट स्टूडेंट वर्तिका जिन्होंने उज्ज्वला योजना का सोचा। व्हाई? बिकॉज उन्होंने रूरल पर्सपेक्टिव लाया इस टॉपिक पे। सिमिलरली अगर आप कहोगे कि सर टैक्सी सर्विसेज में हमारा वो एसओएस बटन रहता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी, हमें टेक्नोलॉजी है वो, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी सेफ सिक्योर फील करते हैं। परफेक्ट, करेक्ट हो आप, सही है, नो प्रॉब्लम्स। हेल्पलाइन नंबर्स करेक्ट, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखते हैं महिलाएं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स डालती हैं, जो मी टू मूवमेंट का आप लोग एग्जांपल दे रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज हेल्पिंग विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनको आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, जो आज तक शायद प्रोबेबली एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हम देख रहे हैं इंटरनेट के चलते उनको आवाज, हाँ, जस्टिस एक्सेस करने का फर्स्ट स्टेप कि आप अपनी आवाज उठाओ, तभी तो जाके जस्टिस होगा बाद में। अगर आपने बात ही नहीं रखा तो काहे का जस्टिस? समझ रहे हैं? सिमिलरली एजुकेशन, अगेन अर्बन रूरल से सोचिए। और मैं एज ए फैकल्टी आपको बता सकता हूं फ्रेंड्स, मैं ऑफलाइन भी क्लासेस लिया हूं, ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहा हूं, और कितना फर्क पड़ता है विमेन स्टूडेंट्स का इन टर्म्स ऑफ क्लास इन्वॉल्वमेंट, आप बिलीव नहीं करोगे। ऑफलाइन क्लासेस में महिलाएं थोड़ा सकुचाएंगी, ठीक है। आप देखोगे एक सवाल पूछने गए, एक महिला अगर बार बार सवाल पूछ रही है तो उस पर काफी दफा एक क्लास में नेगेटिव वाइब बन जाता है कि ज्यादा सवाल है क्या, इसको गलत क्या है। पर ऑनलाइन में महिला को कोई डर नहीं है, वो आराम से सवाल पूछ सकती है। डू यू रियलाइज दिस? तो टू द मेल स्टूडेंट्स, आपको अपना पर्सपेक्टिव अब बड़ा करो, अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, महिला के पर्सपेक्टिव से सोचो। और अर्बन रूरल इंटरनेशनल नेशनल सारे लेवल्स पे सोचिए आप। स्टार्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल कैसे हेल्प हो रही है, उसके बाद कम्युनिटी,
कि कम्युनिटी में उस महिला को कैसे हेल्प हो रहा है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। ये हुआ आपका एक तरीके से पिरामिड जो आप यूज करोगे टू गेट बुलेट पॉइंट्स। जब आपने ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए ना फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर राइटिंग बन गया आसान। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिंस, सैनिटरी पैड्स, कैन आई से दैट इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी? बताओ फ्रेंड्स, वी आर ऑल अडल्ट्स, सो लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं चीजों को। एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिंस, क्या मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ? आप सोचिए, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि हर टाइम शी यूज्ड टू यूज कपड़ा विच वाज अनसेफ, अनहाइजीनिक, है कि नहीं? डिग्निटी के अगेंस्ट है महिला के। आप सोचो, कपड़ा अगर वो ब्लॉट कर गया, लीक कर गया, अच्छा लगेगा क्या? इवन दो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, महिला को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, डिग्निटी पे उनका हार्म हो रहा है। पर अगर आप सैनिटरी नैपकिन एक्सेस कराते हो, स्ट्रेट अवे आप देखते हैं महिला का पोजीशन आप इंप्रूव कर रहे हैं सोसाइटी में, हाँ कि ना? So can I say that just simple access to sanitary napkins also is an upgradation in technology? Of course, 100%. कैसे नहीं? Are you getting the essence of the topic, friends? You need to develop this. Okay? ये overnight नहीं आएगा. I can assure you. जो आज मैं इतने कंफर्टेबली आपको ये टॉपिक समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ये डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू विल ऑल्सो नीड टू डेवलप इट। आपके आंसर्स में सिर्फ अर्बन पर्सपेक्टिव आप लिखोगे ना तो इनकम्प्लीट है, सिर्फ रूरल पर्सपेक्टिव लिखोगे तब भी इनकम्प्लीट है। आप होलिस्टिकली अपना आंसर बताएंगे। याद है कल मैंने आपको बताया था कि आपको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। अब आप समझ पा रहे हो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या हुआ? दैट यू विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, आपको चीजों को इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक समझना है। ओके, और चीजों को ना सिर्फ रूरल पर अर्बन लेवल पे भी समझना है। तभी आप जब सारे पॉइंट्स निकालोगे दिमाग में और उनको एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, एक फ्लूइड फॉर्म में अपने आंसर में लिखेंगे, तब जाके बनेगा आपका आंसर यूपीएससी मेंस वर्दी। यू गेट इट? एक और एग्जांपल आपको हम दे क्या? एक और टॉपिक दे क्या? आप लोग थोड़ा हमको सोच के बताओगे? सोच के बताएंगे? एक और टॉपिक हम आपको पूछे? चलिए तो एक और टॉपिक करते हैं, ठीक है? क्योंकि आज हम यही करेंगे, वी विल फिगर आउट कैसे ये होलिस्टिक चीजों को सोचना है, पर्सपेक्टिव कैसे हमें अपना इनलार्ज करना है। ओके, कंसीडर करिए ये टॉपिक, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग्स। ऑनर किलिंग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कितनों को पता है? पहले ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनर किलिंग्स? ऑनर किलिंग का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? थोड़ा सोच के बताओ। नहीं पता है? हम आपको बताएंगे। नहीं पता है तो देखिए, क्या आप लोगों ने सुना है कि लड़की जो है कम्युनिटी ए की है और लड़का जो है कम्युनिटी या कास्ट जो भी ए या बी का है, अलग अलग कम्युनिटी कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, कंसिडर कर लो। अब ये जब शादी करने जाएंगे, आप देखोगे कि इनके फैमिलीज आके, हाँ, फैमिली ए और फैमिली बी इस शादी के अगेंस्ट होंगे और यू विल फाइंड कि इनको जान से मार दिया जाता है। आप लोगों ने सुना है वो सारे केसेस? अच्छा, एक बात आप ध्यान रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हो, बिगिनर्स हो, जो सारे प्रीवियसली भी अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए भी आप लोग को पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अपने एग्जाम्पल में कोई धर्म, कोई स्पेसिफिक जाति या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी का आप उल्लेख नहीं करेंगे। नेवर एवर डू दैट इन योर आंसर पेपर। नहीं लिखोगे यहां पे कि यहां हिंदू है और क्रिश्चियन है या मुस्लिम है और ईसाई है, नन ऑफ दैट। ओके,
Never use community names while discussing examples. You rather use community A, community B, चल जाएगा. मीनिंग समझ में आना चाहिए. हमें फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना है. हम जर्नलिज्म का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. हम पॉलिसी समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये है ऑनर किलिंग. हायर कास्ट, लोअर कास्ट. नो, व्हाट इज हायर कास्ट एंड व्हाट इज लोअर कास्ट? That is, how is that policy? Firstly, okay, what you will say is the general category and say the reserved category. जो यूपीएससी टर्म यूज करता है आप वो टर्म यूज करो. ये फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, नो कास्ट इज बैकवर्ड, नो कास्ट इज फॉरवर्ड. पहले तो वो बेस्ट मेरे को लगता है उसी का, क्या नाम है, नाना पाटेकर का. हाँ, उसका भी खून लाल, तुम्हारा भी खून लाल. क्या हायर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड डज नॉट मैटर. समझ रहे हो? सो दिस इज ऑनर किलिंग. जब डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के आधार पे आप दो अडल्ट्स को, दोनों अडल्ट्स हैं, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं. आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ. मतलब आपका ये अधिकार है कि आपका जिसका साथ शादी करने का इच्छा हो, अगर उनका भी इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन से कि तुम उससे शादी मत करो. नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, प्रोटेक्टेड राइट है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है. तो मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग. इज्जत के नाम पे जो आप बच्चों को मार रहे हो, टू अडल्ट्स को आप मार रहे हो, अगर मुझे इस चीज को रोकना हो तो मैं कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करूंगा? थोड़ा मुझे बताओ तो सोच के. स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड पार्टी. ठीक है, कि अगर मुझे आज के टाइम पे ऑनर किलिंग का जो प्रॉब्लम है मेरे सोसाइटी में, उसको अगर खत्म करना है, रोकना है, तो वो कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज, एसोसिएटेड एंटिटीज हैं इस प्रॉब्लम के साथ, जिन्हें स्टेप्स लेने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, पहला एसोसिएटेड पार्टी है ये कपल इटसेल्फ. हाँ, ये दोनों इंडिविजुअल्स, ये कपल, इनका जान के ऊपर पड़ा है ना, तो ये हमारे पहले स्टेक होल्डर हुए. दूसरा स्टेक होल्डर, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं, आप हमको बाकी बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इनके फैमिलीज, ठीक है, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये हुए दूसरे स्टेक होल्डर. तीसरा, जब इन्होंने शादी कर लिया, अब ये आशंका जताई जा रही है कि इनका शायद खून हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग धर्म या जाति के हैं, तो ये किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे ना. मतलब पुलिस एक स्टेक होल्डर बना मेरा. कैन आई से दिस? पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एक स्टेक होल्डर बना? बताइए, क्या पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक स्टेक होल्डर बना मेरा? राइट और रॉन्ग? अब मुझे बताओ, और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें? थोड़ा सा दिमाग लगाइए. रिलीजन, ओके, सो रिलीजियस लीडर्स, फाइन, रिलीजियस लीडर्स, फाइन. नंबर 5, इनका मर्डर हो गया. कंसिडर करो कि लड़का ए और लड़की बी अलग अलग कम्युनिटी के थे, इनका मर्डर हो गया इज्जत के नाम पे. बेसिकली किस किस बात पे इनका थ्रेट होता है? कि अब हमारे कम्युनिटी में, सोसाइटी में हमारी पगड़ी उछल गई, हमारा इज्जत खराब हो गया. हाँ कि ना? उसी नाम पे इनका डेथ होता है ना. तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा एनजीओज भी इसका एक पार्ट है? अगर मुझे ऑनर किलिंग को आज रोकना है तो क्या मेरे एनजीओज एक एसोसिएटेड एंटिटी हैं इसके? मीडिया, हरमंदर, बहुत अच्छा, वेल डन, गुड. ठीक है, नंबर 6, मीडिया भी एक है इसका एसोसिएटेड एंटिटी. हम बेसिकली क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ओके, वी आर आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स. डोंट राइट डाउन एनीथिंग, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं जुडिशरी भी एक स्टेक होल्डर है? बताइए, क्या जुडिशरी भी एक स्टेक होल्डर है? करेक्ट. आस्था दहिया, बहुत अच्छा. निधि कुमारी, वेल डन.
सर भूपेंद्र, आई हैव टेक्स्टेड यू बट नो रिप्लाई। कहां पे भेजा है बेटा? ग्राम पंचायत। ओके, लेट्स राइट डाउन। पहले तो लिखो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव बॉडीज, या लिखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी एक स्टेक होल्डर है इसका। नंबर 9, और बताओ और कौन कौन से हैं? NHRC, ठीक है, उसी में आ गया, अपने गवर्नमेंट बॉडीज में आ गया वो। लेजिस्लेटिव ने गवर्नमेंट बॉडीज कर देते हैं, चलिए गवर्नमेंट बॉडीज और पार्लियामेंट। विमेन कमीशंस गवर्नमेंट बॉडीज में आ गए बेटा। व्हाट एल्स? ग्राम पंचायत उसी में आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो, तो गवर्नमेंट बॉडी ही है, ठीक है। व्हाट एल्स? सोसाइटी, ओके, लेट्स राइट डाउन सोसाइटी आल्सो। सोसाइटी इज अ स्टेक होल्डर, ठीक है। हमने 9 स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। अब रुक जाओ, 9 स्टेक होल्डर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हाँ भाई, ऑनर किलिंग में देयर इज नो ऑनर। अगर मुझे इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करना है, सो दीज आर दी पीपल हु नीड टू वर्क टुगेदर। इन सारों को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब आपको यह सोचना है नेक्स्ट स्टेप। जब आपने फर्स्ट स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेप 2 वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर स्टेक होल्डर्स, नाउ फिगर आउट, अब सोचिए व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर ईच ऑफ देम। इन सारों को इंडिविजुअली क्या करना चाहिए ताकि मेरा ऑनर किलिंग का प्रॉब्लम रुक जाए। हाउ कैन SHG बी ए स्टेक होल्डर फॉर दिस? वेयर इज SHG बेटा? मैंने कहां लिखा है SHG यहां पे? आस्था, मुझे बताइए कपल का क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? सोचो, आपने A और B ने शादी किया, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के, ओके। इनको अब जान पे आ चुकी है, इनको खोजा जा रहा है, इनको क्या करना चाहिए? स्टेप 1, सबसे पहला बताओ, व्हाट शुड दे डू? अच्छा, समवन कमेंटेड SHG, व्हाट शुड दे डू? स्ट्रेट अवे अप्रोच पुलिस। सबसे पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन मांगो तुम, ओके। कपल को जाके अप्रोच पुलिस, फाइन। फैमिली रिलेटिव्स सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, पर चलो ठीक है। फैमिली रिलेटिव्स को क्या करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम को खत्म करना है तो? अब सोचो, फैमिली और रिलेटिव्स को क्या करना चाहिए अगर इस प्रॉब्लम को खत्म करना है? उनको सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, मुझे बताइए। उनको आप अवेयरनेस देना चाहोगे, एजुकेशन देना चाहोगे कि भाई साहब, आपके बेटा या बेटी का मैरिज चॉइस से आपका इज्जत नहीं जुड़ा है, आपका इज्जत आपके डिसीजन से जुड़ा है, करेक्ट? मतलब व्हाट शुड वी डू? वी शुड सेंसिटाइज, अवेयरनेस जनरेशन चाहिए मुझे यहां पे। ब्रॉड माइंडसेट, तो ब्रॉड माइंडसेट कैसे आएगा? जाके जब समझाओगे, सिखाओगे तभी ना। जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी सोच से यू आर ट्राइंग टू चेंज, कम बिकम मच मोर सिविलाइज्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है इनको, अवेयरनेस की आवश्यकता है इनको? अच्छा भाई, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितने दफा आप लोगों ने सुना है कि लड़का लड़की गए पुलिस के पास, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं किया, उल्टा उनको, कपल को जाके उनके फैमिली के पास सौंप आए कि ये आपका घर का मामला है, आप लोग सल्टो, हम इसमें नहीं घुसेंगे। सुना है कि नहीं सुना है? बताओ मुझे। पुलिस एक तरीके से कहता है ये आपका आंतरिक मामला है, वी विल नॉट गेट इनटू इट। इज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस? क्या इसलिए उसको तनख्वाह दे रहे हम कि वो मुझे फ्री का एडवाइस दे बैठ के, या उधर तुम रपट लिखोगे? सो क्विक प्रोटेक्शन, पहले तो लॉज FIR प्लस प्रोटेक्शन करोगे आप, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हाँ, वहां पे पुलिस वाला मुझे ज्ञान ना दो बैठ के कि आपका आंतरिक मामला है, जाके घर में सुलटाओ, नहीं, इसलिए तुमको पैसे नहीं मिल रहे हैं उधर। करेक्ट? ओके। रिलीजियस लीडर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताइए? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलीजियस लीडर्स? ये जो फैमिली को, सोसाइटी का, हाँ, जो प्रेशर है वो कहां से आता है? थ्रू रिलीजन ओनली, नो? आपका सोसाइटी में जो पोजीशन है दैट इज डिसाइडेड बाय द रिलीजन यू फॉलो. सो वेदर यू आर अगेंस्ट रिलीजन और फॉर रिलीजन, दैट इज नॉट माय पॉइंट. पर इनके पार्टिसिपेशन के बगैर क्या हम जाके इनका सोच बदल सकते हैं? सोचिए. कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम एट द फैमिली एंड रिलेटिव लेवल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स? आई कांट. है कि नहीं? आप देखो, घर घर में गुरुज का सेंस होता है कि हम इनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जो भी, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट आई नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स. वो जब सत्संग करें या जो भी हम मीटिंग करते हैं, ये सब चीजों के बारे में आप बात करो, तभी तो जाके ग्राउंड लेवल पे चेंज आएगा. विच मीन्स इनका पार्टिसिपेशन क्यों नेसेसरी है? ताकि अवेयरनेस हो, अवेयरनेस आए, या जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज आए. बिहेवियरल चेंज मतलब आपके तौर तरीकों में चेंज तभी आएगा. रूढ़िवादी सोच से तभी आप आगे बढ़ पाओगे. करेक्ट? अच्छा भाई, एनजीओ का क्या काम है? सेम काम. एनजीओ भी जाके जब गांव गांव, कस्बा कस्बा इस बारे में बात करेंगे, तभी जाके अवेयरनेस आएगा. प्रेजुडिसेस को खत्म करेंगे. बहुत बढ़िया प्रियेश, गुड. सो एनजीओ का भी काम अवेयरनेस का है. हाँ भाई, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है. कैसे? मीडिया कैसे अवेयरनेस फैलाएगा, ये सोचो. ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स या आप खुद मीडिया में काम करते हो, देखो मेरे को मीडिया से कोई, हाँ, ये नहीं है, परहेज नहीं है. आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मीडिया प्रोसेस ओनली. मैं उसी सबसेट का भाग था. पर ऐसा समझिए कि आज हम क्या देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों का डेड बॉडी हमें कहीं पे मिला, मीडिया जाएगा, फोटोज खींचेगा, पब्लिसाइज करेगा, पर नेगेटिवली पब्लिसाइज नहीं करता है, पॉजिटिवली पब्लिसाइज करेगा. है कि नहीं? मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए आइडियली, अगर आप सोचें? ना सिर्फ कि जब घटना या वारदात हुआ, whenever the incident happened, that should be covered. After that, who was arrested? Okay, what was the case proceedings like? कितने दफा हम देखते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन तक ये न्यूज साइकिल में चलेगा और उसके बाद कोई आइडिया नहीं है किसी को. कहां क्या हुआ उस केस का, कोई आइडिया नहीं. न्यूज़पेपर के किसी छोटे से कोने में एक छोटा सा बायलाइन पड़ा होगा कि हाँ कुछ हुआ. उससे क्या आपका अवेयरनेस आएगा? मुझे बताओ. मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिर्फ घटना का आप रिपोर्टिंग ना करें, बाद में फॉलो अप करिए कि केस जब कोर्ट में गया तो क्या सजा हुआ या बरी हो गए, क्यों बरी हुए, क्या पुलिस ने पैसा खाया, हु डिड व्हाट. मीडिया चौथा स्तंभ इसलिए कहते हैं ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, चौथा स्तंभ. तो मीडिया का काम क्या है? नॉट जस्ट रिपोर्ट ऑन द केस बट ऑल्सो फॉलो अप ऑन द केस. फॉलो अप करिए, तभी तो जब जाके आप सुनेंगे कि हाँ भाई 10 साल का सजा हुआ, कंसिडर करो फलाने पर्सन को, तभी तो जाके डर आता है ना फ्रेंड्स, कि हाँ अगर आप ये करेंगे तो सजा होता है. ऐसा नहीं है कि केस चलता रहेगा. आज के टाइम पे आप सोचिए, चिल्ड्रन के अगेंस्ट लीगल क्राइम्स, जो क्राइम्स हैं, इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं, इमोरल एक्टिविटीज जो होती हैं, वो हम क्यों सब जानते हैं, सचेत हैं. बच्चे बच्चे को पता है यहां पे पॉस्को के बारे में. क्यों पता है आपको पॉस्को के बारे में? क्योंकि आपने वो सारे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे कि अगर आप किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत करते हो तो आप पे सीधा पॉस्को का चार्ज लगता है कि नहीं? तभी तो डर आता है ना, है कि नहीं?
इज दैट नॉट अ डेटरेंस थिंक? यस और नो? तभी तो जाके डेटरेंस आता है। डर भय आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? इंसानों में जब तक भय नहीं लाओगे ना, वी आर एक्चुअली एनिमल्स ओनली। ये गवर्नेंस का एकदम ग्राउंड रूल है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस भय के दम पे ही चलता है। तुम सिग्नल क्यों नहीं तोड़ते हो? तुम्हें डर लगता है वो पीछे ट्री से मामा कूद के आएगा और तुम्हें फाइन कर देगा। तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? सिग्नल तोड़ के निकलते हैं, पर भय के चलते ही तुम रुकते हो। हाँ कि ना? करेक्ट? मैं दिल्ली का बात कर रहा हूं। यू विल ब्रेक द सिग्नल और सडनली तुम देखोगे पेड़ के पीछे से ऐसा कूद के आया और वो तुमको पकड़ के चालान मारेगा। और अब तो चालान भी 2-2 हजार रुपए के। भय है ना? बिना भय होए ना प्रीति। डर के बेसिस पे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ओके, जुडिशरी का क्या काम है बताइए? जुडिशरी का क्या काम है? करेक्ट डिसीजंस, फियर ऑफ लॉ, फेयर डिसीजंस, टाइमली एंड स्विफ्ट जजमेंट, प्रॉपर जस्टिस, जस्टिस फॉर कपल। कैसे? सोचिए ना, हम जस्टिस फॉर कपल कैसे देंगे? इतने सारे केसेस हैं। हाँ, प्रकार प्रकार के केसेस हैं। एक केस का हियरिंग का डेट आपका 2-2, 3-3 साल बाद आ रहा है। सोचो, तो उस सिचुएशन में क्या मैं ऑनर किलिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा क्या? स्पीडी केस सॉल्व, विवेक, हम स्पीडी केस सॉल्व कैसे करेंगे? सोचिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के साथ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं। हाँ कि ना? होता है कि नहीं होता है? आप सोचो, एनवायरनमेंट जाके खराब करोगे। सोचो, आप शिप लेके जा रहे हो चेन्नई कोस्ट के पास में। हाँ, आपका शिप से पूरा का पूरा तेल निकल गया, पूरा का पूरा कोस्ट पे फैल गया। तो आपको कौन सा कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सिमिलरली टाडा पोटा, उसके लिए अलग कोर्ट रहता है। तो अगर इतने सारे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं, इसके लिए भी बनाओ ना। तभी तो डेटरेंस आएगा, तभी तो भय आएगा। मतलब जुडिशरी का क्या काम है? फास्ट एंड टाइमली जस्टिस थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ओके, पार्लियामेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पॉस्को का एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने ही तो पॉस्को बनाया ना। अगर बच्चों के अगेंस्ट क्राइम के लिए हमारे पास एक स्ट्रिक्ट लॉ है, तो ऑनर किलिंग के लिए क्यों नहीं है? अगर इतना मेजर प्रॉब्लम है तो, है कि नहीं? मतलब पार्लियामेंट का क्या काम हुआ कि आपको स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहिए। जैसे हमने पॉस्को बनाया है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के साथ आप कोई भी दुष्कर्म करोगे, आपके ऊपर और कुछ नहीं लगेगा, सीधा पॉस्को। और उसमें ना बेल होता ना कुछ होता, तुम सड़ जाओगे उधर ही, खत्म, लाइफ खत्म है उसके बाद। तो भय है ना, डर आया ना। उसके बाद भी आप देखते हो केसेस होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या फर्क पड़ा, उसके बाद भी तो केसेस होते हैं। पर ये सोचिए कि अगर पॉस्को नहीं होता तो और कितने केसेस होते। करेक्ट? अच्छा, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ? पॉक्सो, हाँ पॉक्सो है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपना पहले तो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जहां पे एक हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, उनको वीरगति प्राप्त हुआ, तो उनकी वाइफ को शायद कॉम्पनसेशन पूरा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो शहीद हैं उनके पेरेंट्स जाके टीवी पे कह रहे हैं कि देखिए देखिए वो भाग गई, वो पैसे लेके भाग गई, ये वो सब कुछ। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ऑनेस्टली बताना, इंडियन सोसाइटी में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बहू? बहू का क्या स्थिति होगा अगर हस्बैंड मर जाएगा तो? क्या उसको इज्जत से रखेंगे? सोचो थोड़ा, सोचो। अगर हस्बैंड मर गया तो जो वाइफ है, वो भी 5 महीने, अपेरेंटली 5 महीने शादी के बाद ही उनका डेथ हो गया, जो हमारे जवान, जो ऑफिसर थे। सोचिए क्या, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आप जानते हो क्या कहा जाएगा?
कि देखो देखो उसके आने से मेरे बेटा को खा गई वो, समथिंग लाइक दैट विल बी सेड, है कि नहीं? ब्लेम डाला जाएगा किस पे? बेटी बहू पे, है कि नहीं? नॉट ऑलवेज, आई अग्री बेटा शुभांकर, आई अग्री कि नॉट ऑलवेज, बट आई एम टेकिंग बाय एंड लार्ज। अगर 100 लोगों का मैं सैंपल साइज करूंगा ना, तो आप देखोगे 50% से ज्यादा ये स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं, है कि नहीं? सो what am I trying to convey? That a society will change only if all of this changes. सोसाइटी अपने आप चेंज नहीं होता है, ठीक है? ऑर्गेनिक चेंज नहीं होगा सोसाइटी में. अ सोसाइटी हैज टू बी forced to change. For example, we had child marriage once upon a time. We had the practice of sati once upon a time. How did that change? Because some individual or some organization started that process. Yes or no? सोचो. Friends, let's not get stuck up with that example. I am just saying कि सोसाइटी क्या अपने आप चेंज हो सकता है? आप खुद बताओ हमको. आज अगर राममोहन रॉय और विद्यासागर नहीं रहते तो विडो रिमैरिज होता? बताइए. ऐसे लोग थे तभी तो जाके वो अवेयरनेस आया ना, तभी तो जाके एक्सेप्टेबिलिटी आया कि आज विडो रिमैरिज भी नो प्रॉब्लम. हाँ, कोई ऐसा न्यूज भी नहीं बनता. एक टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. अब सती नहीं होता. क्यों? क्योंकि रिफॉर्म आया. तो सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम इटसेल्फ एंड इट नीड्स समवन टू चेंज इट. चाहे वो इंडिविजुअल रिफॉर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंटल रिफॉर्म हो, चाहे वो लॉ के रिफॉर्म से हो. समझ रहे हो? सो सोसाइटी विल बी द प्राइमरी एजेंट ऑफ रिफॉर्म. रिफॉर्म एजेंट होता है ये. आर यू गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स? ठीक है. वैसे मैं आपको बता दूं कि वो जो शहीद हैं और उनकी वाइफ है और उनके पेरेंट्स हैं, आई हैव नो साइड्स. ओके, I have no sides in that conversation. All I know is that I do not know the facts of the case. Firstly, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, मैंने बस हेडलाइन पढ़ा, उसके बाद 2-3 sentences पढ़े. But then the thing is that all of these stakeholders, they need to work together with these steps individually, तभी जाके मेरा ऑनर किलिंग खत्म होगा. हाँ कि ना? Yes or no? Widow remarriage is a taboo. Not really. Some places yes, but you will find right now it is not a problem. अब आप कंसिडर करिए मनोगना. Is it the same situation as it was say in 1850? Think for a moment. When that time, say out of 100 widows, no one could remarry. Today we find out of 100 widows, 80 can remarry. Is that a change in the situation? Absolutely. Why did that happen? Because of reformers. Yes. मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं कि अब पूरा का पूरा चेंज हो गया. आप ये भी सोचो फ्रेंड्स कि हम कोई छोटा कंट्री तो है नहीं. पहले हाँ 140 करोड़ है, तो उसमें आपको ये सारे जनरल एक्सेप्शंस तो मिलेंगे ही. चाइल्ड मैरिज अभी भी कंट्री में हो ही रहे हैं कुछ कुछ जगह पे. आई डोंट वांट टू नेम प्लेसेस, बट यू नो दैट देयर आर सर्टेन प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री where you will find isolated cases of child marriage. Correct? इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाइल्ड मैरिज हर जगह हो रहा है. काफी चेंज हुआ है. कैसे चेंज हुआ है? गवर्नमेंटल रिफॉर्म. आपने पहले शारदा एक्ट आया और ये एक्ट आया, वो एक्ट आया, लोग आए, चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, तब जाके हम देखते हैं कि नहीं, अब 18 और 21 का हमने डेट फिक्स मारा है कि नहीं? सो बी रियलिस्टिक. पहले तो 140 करोड़ का सैंपल साइज है आपका, है कि नहीं? आप जानते हो. चलिए एक सवाल आपसे हम पूछते हैं. ठीक है, अभी आप समझ जाओगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको. ठीक है, लेट मी यूज अनदर एग्जांपल. बट इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स कि स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कैसे करना है? कोई भी टॉपिक हो. ठीक है, आंसर राइटिंग का ये सबसे पहला स्टेप है. अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता है. ठीक है, ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपको कोई दिव्य वाणी आएगी और आप समझ जाओगे. पर मुझे किसी ने नहीं समझाया था और मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में. मेरे को भी एक फैकल्टी ने बाद में, जब मैं आपकी जगह था ना, वन
काइंड पर्सन वाज देयर, जो अभी है, अभी भी ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, उन्होंने बैठ के मुझे समझाया था ऐसे ही। तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा बाबू, ये है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। नहीं तो ऐसे बस ये टर्म्स थ्रो करने से थोड़ी ना स्टूडेंट समझेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस साल 2024-23 का जब इंटरव्यू चल रहा था ना, 2023 का जो इंटरव्यू, अभी तो रिजल्ट आ गया, 2023 का जब इंटरव्यू चल रहा था, तो आप, मेरा एक वन स्टूडेंट ऑफ माइन, शी वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, ओके, you will tell me yes or no or whatever your answer is in the chat. And what was the question? Very simple question. Is India intolerant? हाँ फ्रेंड्स, आप हमको बताओ तो। ओके, इज इंडिया इंटॉलरेंट? यस और नो, और वट एवर योर आंसर इज। अडल्ट हो आप लोग, एकदम संयम के साथ ठंडे दिमाग से सोच के बताओ। आर वी इंटॉलरेंट? यस और नो। ऑन पेपर यस, ऑफ पेपर नो, इट इज टॉलरेंट, पार्शली नो, यस यस नो। ओके, देखो, वट एवर योर आंसर इज, वेदर यू आर राइटिंग यस और वेदर यू आर राइटिंग नो, यू आर करेक्ट। ओके, देर आर नो रॉन्ग आंसर्स टू दिस। वाई? यहां आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, ठीक है? थोड़ा ध्यान दो फ्रेंड्स, यहां आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि बेटा आपके हिसाब से क्या भारतवर्ष असहिष्णुता है, हाँ, इंटॉलरेंट है? नाउ द बेस्ट आंसर वाज गिवन बाय माय स्टूडेंट, मैं उसको बाद में बोला भी, शी इज सेलेक्टेड नाउ, ठीक है? एंड द आंसर शी गेव वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स। वो मेरे साथ ऐसी ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब में जुड़ी हुई थी। जानते हो उन्होंने क्या आंसर दिया? आप लोगों ने जो आंसर दिया है ना फ्रेंड्स, आप लोग सही हो, मैं आप लोग के साथ यहां डिबेट करने के लिए नहीं हूं, बिकॉज जो भी आप लिख रहे हो आप सोच समझ के लिख रहे हो, पर जो स्टूडेंट ने आंसर दिया वो एक मिनट कंसिडर करिए कि फ्रेंड्स हम इंटॉलरेंस को मेजर कैसे करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ डू वी मेजर इंटॉलरेंस? आज के टाइम पे अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ओके, काफियों का डेथ भी हो गया है, जान भी चला गया है। क्या हम बोल रहे हैं कि अमेरिका इज इंटॉलरेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स? बताइए फ्रेंड्स, आपने न्यूज तो फॉलो किया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका में। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमेरिका इज इंटॉलरेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स? नहीं कह रहे ना। क्यों नहीं कह रहे? फिर इंडिया के ऊपर क्यों हम ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं? वाई इज इट? वाई दिस, हिंदी में एक शब्द है दोगलापन। क्यों क्यों ये दोगलापन? वाई दिस डुअलिटी? अमेरिका को क्यों नहीं इंटॉलरेंट कहते फिर हम? बिकॉज फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि आइसोलेटेड केसेस हर जगह होते हैं। अमेरिका में इंडियंस को टारगेट किया जाता है, ठीक है? आप देखोगे वैश्विक स्तर पे अभी इजरायलीज को टारगेट किया जा रहा है, ओके, वट एवर बी द रीजन, मेरे को उसका साइड नहीं लेना है कि कौन सही कौन गलत, वो छोड़ दो। पर आप देख रहे हो इजरायलीज को टारगेट किया जाता है, इंडियंस को अभी टारगेट किया जा रहा है। डज दैट मेक कंट्रीज इंटॉलरेंट? नो। प्लस हाउ डू यू मेजर इंटॉलरेंस? देयर इज नो वे। और एक बात और सोचिए फ्रेंड्स, सोचो ऐसा कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, ओके, आप अपने गाड़ी में हो, यू बिलोंग टू कम्युनिटी ए, सामने में कम्युनिटी बी का एक इंडिविजुअल बाइक पे जा रहा है। तुम्हारी गलती से, जानबूझ के नहीं, तुमने गलती से कम्युनिटी बी के इंडिविजुअल का बाइक को टक्कर मारा और अनफॉर्चुनेटली जो कम्युनिटी बी का इंडिविजुअल है उसका डेथ हो गया। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ या कम्युनल प्रॉब्लम हुआ? पहले ये बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ या कम्युनल प्रॉब्लम हुआ?
आप कम्युनिटी ए के हो, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, आपने बाइक से गलती से आपसे लग गया और वो इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। कम्युनल प्रॉब्लम या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ओके, जो लोग कम्युनल कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये जो एक्सीडेंट हुआ है, प्रशासन की तरफ से पहला इंडिविजुअल कौन आता है? मुझे बताओ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, प्रशासन की तरफ से पहला इंडिविजुअल कौन आएगा? पुलिस आएगा? मोस्ट लाइकली कांस्टेबल लेवल का कोई एक सिपाही आएगा, कांस्टेबल लेवल का सिपाही आएगा कोई एक, करेक्ट? बीट कांस्टेबल यूजुअली, ज्यादा से ज्यादा एएसआई आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या हमारे कांस्टेबल को हमने इतना सशक्त किया है, क्या हमने उसको इतना पढ़ाया है कि उसको एकदम क्लियर क्लैरिटी हो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किस केस में होता है और कम्युनल प्रॉब्लम किस केस में होता है? तभी हम धारा डिसाइड करेंगे। क्या हमने अपने कांस्टेबल को उस लेवल का एम्पावरमेंट किया है? हाँ या ना? बताओ। मतलब क्या है फ्रेंड्स, वो कांस्टेबल के ऊपर है कि वो कौन सा धारा लगेगा, चाहे कम्युनल वाला धारा लगेगा या लॉ एंड ऑर्डर वाला धारा लगेगा। हाँ कि ना? मतलब आई विल गो बैक टू माई क्वेश्चन अगेन, हाउ डू यू मेजर इंटॉलरेंस? कैसे? आप जाओगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी में जाओगे, आप देखोगे वहां पे कम्युनल केसेस इन द कंट्री इतने थे, लॉ एंड ऑर्डर केसेस कंट्री इतने थे, ट्रैफिक रिलेटेड केसेस कंट्री इतने थे। आर दोज नंबर्स एक्यूरेट? फर्स्ट थिंग दैट, सोचिए, आर दोज नंबर्स एक्यूरेट? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पुलिस को हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी है भाई साहब। ट्रेनिंग छोड़ो यार, पुलिस वालों को आप देखेंगे पीने का पानी का प्रॉब्लम होता है जब वो ड्यूटी पे रहेंगे। सिंपल एक्सेस टू टॉयलेट्स नहीं है पुलिस प्रशासन के पास, क्योंकि पुलिस है फील्ड जॉब। ऐसा तो नहीं है कि आपको एसी चेंबर में बैठना है दिन रात, आपको तो बाहर रहना है, ऑन ड्यूटी रहना है। आपको सिंपल टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। अब पब्लिक टॉयलेट्स, आप जानते हो पब्लिक टॉयलेट्स का क्या हाल होता है। अच्छा खासा हेल्दी आदमी भी उधर जाके सिक पड़ जाएगा, इस तरह का गंदगी है वहां पे। अब कंसीडर करिए महिला पुलिस के पर्सपेक्टिव से, दोज विमेन पुलिस पर्सन्स हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, उनको हम एक सेफ स्पेस भी नहीं दे पाते हैं कि वो जाके अपना सैनिटरी हाइजीन मेंटेन कर पाए, उतना भी नहीं दे पाते हैं। सोचो, बेसिक एकदम, एक महिला पुलिसकर्मी को पैड चेंज करने के लिए एक सेफ स्पेस भी हम नहीं दे पा रहे। करेक्ट? हाँ कि ना? देते हो क्या? देखा है आपने? पुलिस वाला, एक तो मुझे गुस्सा आता है, ये लोग, बारिश हो रहा होगा, पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है वहां पे, हाँ, उसका फोटो लेके तुम रिट्वीट उखाड़ रहे हो, ये कोई बात हुआ भाई? काफी दफा मैंने ये सिविल सर्वेंट्स को देखा है, बच्चा वहां पे अमरूद बेच रहा है रोड के साइड पे, साथ में किताब पढ़ रहा है, और उसके बाद वो सिविल सर्वेंट लिखता है कि हो कहीं भी आग तो आग लगनी चाहिए। मतलब ये ऐसा पहला एग्जाम्पल है कि तुम अपनी नाकामी को दर्शा के रिट्वीट खा रहे हो। वो बच्चा वहां पे अमरूद बेचते हुए इस रोड के साइड पे पढ़ रहा है, ये तुम्हारी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी इफ दैट किड इज नॉट इन द स्कूल। डोंट जस्टिफाइड बाय सेइंग हो कहीं भी आग तो आग लगनी चाहिए। ओके वो बच्चा अगर कुछ लाइफ में बनेगा तो वो डिस्पाइट दिस सिस्टम बनेगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। हाँ कि ना? वो अपने मेहनत से बनेगा जो बनेगा, सिस्टम का, स्टेट का कोई योगदान नहीं है उसके सक्सेस में, तो तुम क्यों उसका क्रेडिट ले रहे हो? आर यू गेटिंग इट? है कि नहीं? ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है कि लोग अपने विफलताओं को पब्लिसाइज करते हैं, विच इज व्हाट, ये है लैक ऑफ एम्पैथी। ठीक है, कि आप एम्पैथाइज नहीं कर रहे हो, अपने आप को उसकी जगह रख के नहीं सोच रहे हो कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। तुम अपने सफेद एम्बेसडर में सफेद टॉवल लगा के अपने आप को ऐसा कि हम तो राजा हैं, गए वो दिन, शुरू हो गया, गए वो दिन, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आएंगे। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, क्या हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली?
जब तक मैं बीट लेवल कांस्टेबल को वो डिफरेंस नहीं सिखाऊंगा बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर केसेस एंड कम्युनल केसेस, तब तक मैं ये सवाल का आंसर नहीं कर सकता। हाँ कि ना? इंडिविजुअल केसेस से कभी भी हम लार्जर क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेवर यूज एनेक्डोटल केसेस, एनेक्डोटल मतलब इंडिविजुअल केसेस, टू जस्टिफाई larger problems. Never do that. Okay? Never do that. आप लोग में से काफी लोग आपके आंसर राइटिंग में ये मिस्टेक करोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक इस तरह से सोचना सीखे ही नहीं है। हमें रात में 9 बजे वो एक अच्छा सा सूट पहन के आएगा, वो टेलीप्रॉम्प्टर से आधा घंटा टैप 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 करेगा, वो जो बोलता है वो हम अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हैं। वो मत करो। आप पॉलिसी समझो। पॉलिसी शुड बी योर फोकस। हर आंसर साक्षी, she said this only, that sir, how do we measure intolerance first? And until and unless we carry out large scale police and judicial reforms, it is incorrect to tarnish the image of a country. Okay, this was her answer. मतलब exact words तो नहीं पता है, सेंस में आपको बता रहा हूं। उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स करना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहिए, ठीक है? एनेक्डोटल केसेस से हम नहीं जस्टिफाई कर सकते एक कंट्री का रेपुटेशन। आर यू गेटिंग इट फ्रेंड्स? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन आंसर राइटिंग। मैंने 3 एग्जांपल्स आपको अभी बताए, करेक्ट? फॉर एग्जांपल, इज इंडिया अनसेफ फॉर विमेन? सपोज ये सवाल आपसे पूछा जाए, इज इंडिया अनसेफ फॉर विमेन? मुझे बताओ क्या है इसका आंसर? एनेक्डोटल मतलब इसका अर्थ ही होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या आइसोलेटेड केसेस। एनेक्डोट मतलब जानते हो क्या होता है? छोटा, लाइक इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है ना, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं। कि मैं आपको एक एनेक्डोट सुना रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनको ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, उन्होंने ये आंसर दिया, तो ये बना एक एनेक्डोट, एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल। मुझे बताइए, इज इंडिया अनसेफ फॉर विमेन? सोचो, सोचिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विमेन फेस? थिंक। अनसेफ इज नॉट लाइक अ क्राइम, अनसेफ इज अ सिचुएशन, है कि नहीं? यहां पे हम नहीं कह सकते कि सर इंडिया इज नॉट अनसेफ फॉर विमेन। ऑफ कोर्स इट इज अनसेफ फॉर विमेन। अगर आप कह रहे हो कि इंडिया इज नॉट अनसेफ फॉर विमेन, तो आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। अगर अनसेफ फॉर विमेन नहीं होता फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, यहां पे हम प्रीनेटल जेंडर नहीं बताएंगे, हाँ, बच्चे का जेंडर हम नहीं बताएंगे जब स्कैन के लिए आ रहे हैं। इतना बड़े बड़े अक्षर में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फीमेल फीटिसाइड, जो गर्ल चाइल्ड है, जो फीटस फॉर्म में जब रहती है, उनको अबॉर्शन करा दिया जाता है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड का होना मतलब अरे मेरे कंधे झुक जाएंगे वाला सीन। सो ऑफ कोर्स इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन। बिगेस्ट एग्जांपल, एक सिविलाइज सोसाइटी में उस पर्टिकुलर उसका जरूरत ही नहीं है। दैट इंडिया हैज अ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच टुवर्ड्स विमेन व्हिच इज नाउ चेंजिंग ऑब्वियसली, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप सोचो, फीटस से ही हम डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर रहे हैं, तो आगे चल के तो भूल ही जाओ। सोचो आप, फीटस के लेवल पे ही, बेबी लेवल पे ही हम डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिए, तो वो जब गर्ल चाइल्ड होगी, एडोलेसेंट होगी, हाँ, फुल्ली ग्रोन अडल्ट होगी या ओल्ड एज होगी, वही स्टोरी उसका चलता रहता है। हाँ कि ना? राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, कल परसों मैंने देखा गुजरात में कोई एक हायरिंग हो रहा था, जॉब का कोई वैकेंसी लगा था। हाँ, वहां पे एकदम 1800 लड़के ऐसा खच्चम खुच्ची एकदम सब, हाँ, रेलिंग गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ कि ना? उनमें आपको एक भी महिला दिखी क्या?
मुझे बताओ। और नहीं दिखी तो क्यों नहीं दिखी? सोचो थोड़ा। जो गुजरात का हमने देखा अभी दो दिन पहले या कल का, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत सारे लड़के एकदम मरे पड़े वो उस अपार्टमेंट में घुसने के लिए, ऑफिस में घुसने के लिए। एक महिला नहीं थी वहां पे। क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी महिला उधर? बताओ मेरे को। नो, इट वॉज नॉट अ पोस्ट फॉर मेन, इट वॉज जनरल। ऐसा कुछ पहले तो आप कर ही नहीं सकते कि हम सिर्फ मेल्स को हायर करेंगे, आप पे पीआईएल फाइल हो जाएगा, वो तो कर ही नहीं सकते हो आप। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता। अब तो आर्मी भी ले रही है महिलाओं को, फ्रंट लाइन पे भेज रहे हैं। अब तो महिलाएं हमारी तेजस और रफाल भी उड़ा रही है। तो ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो सिर्फ मेल्स के लिए है, हर नौकरी सबके लिए ओपन है। पर उस भीड़ में एक महिला भी आपको क्यों नहीं दिखी? क्योंकि नौकरी तो छोड़ो दूर का दूर, उसका वहां पे मोलेस्टेशन हो जाएगा सबसे पहले। अब बताइए आप, इज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी? इज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी? हाँ कि ना? इज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी? नो। कहां है इक्वल अपॉर्चुनिटी? इक्वल अपॉर्चुनिटी होता तो वहां पे 900 लड़कियां और 900 लड़के होते, सब मारा मारी कर रहे होते। ठीक है, वो जॉब का इकोनॉमिक्स वाले सर आपको बताएंगे। पर पर्सपेक्टिव डेवलप करना शुरू करो, चीजों को अब क्वेश्चन करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके आंसर में वो झलकेगा नहीं, आंसर में नहीं झलका आपको मार्क्स नहीं आएंगे। और यही पर्सपेक्टिव वो सारे स्टूडेंट्स के पास है जो ऑलरेडी सेलेक्ट होके जा चुके हैं, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आपके साथ बैठेंगे। पहली बात ये समझिए, आप किनसे कंपीट कर रहे हैं? जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप किसी और से कंपीट नहीं कर रहे हो। एंड दे ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग खुल चुका है, आपको भी अपना दिमाग खोलने का है। मैं कल से इसलिए इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि यू हैव टू फर्स्ट डेवलप लार्जर पर्सपेक्टिव। ओके, सिलेबस बहुत आसान है, सिलेबस को लिखना इन अ मैनर जहां पे आप ये पर्सपेक्टिव दिखा पाओ वो डिफिकल्ट है, और वो आप लोग को कोई बताता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। What was the job about? I'm not sure. I'm not sure. But I can assure you, Sakshi, that there is no job in the country that is reserved only for men. If a woman so wants, she can apply to each and every job. उसकी इच्छा पे. And that is what I observed कि एक महिला नहीं उस भीड़ में. What does that speak of us as a society? या आप सोचिए, आप कभी भीड़ वाले जगह में जाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है that एक बाप या एक मां अपने बेटियों को एक भीड़ में ऐसे पकड़ के और उसके बाद क्रॉस कराता है। आप देखना, लड़का होगा लड़कों को छोड़ देगा कि हाँ यू फिगर इट आउट, वो बेटी को ऐसे क्रॉस, ऐसे बांध के एक तरीके से अपने हाथों से ऐसे, उसके बाद भीड़ से क्रॉस कराते हैं जब जहां बहुत जाम होता है। क्यों? द रिस्क ऑफ मोलेस्टेशन, द रिस्क ऑफ फिजिकल अब्यूज। नॉट टू से कि मेल्स के साथ नहीं हो रहा है, मेल्स का भी अब्यूज होता है। ये सोचना कि सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहा है ये भी गलत है, मेल्स के साथ भी अब्यूज इक्वली होता है, बट फीमेल्स का केसेस ज्यादा है। करेक्ट? डू यू गेट इट? दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ यू फ्रेंड्स। ये जब थॉट प्रोसेस आप डेवलप कर लेंगे ना, उसके बाद सिलेबस इज अ मियर फॉर्मेलिटी। उसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए, और आंसर में यही थॉट प्रोसेस को आपको दर्शाना है जो हम आपको कल बता रहे थे, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करते हैं। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट? मुझे बताइए। Sakshi, one second. Also, if girl do night shift, they are seen in totally different manner. Sakshi, which is why you will see कि वो रूल आया है कि अगर लड़कियां रात का शिफ्ट कर रही हैं, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उनको कंपल्सरीली कंपनी या उनके ऑफिस या वर्क प्लेस की तरफ से उनको कंपनी से ड्रॉप मिलना चाहिए, कंपनी के गाड़ी में वो वापस जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं वो पॉलिसी? बताओ सर। isn't it anecdotal case? Ashish, is it anecdotal though? Have you not observed it in across the entire spectrum of the country where women are harassed? Of course, it is a well-known fact. Women are subject to catcalls, hooting. हाँ, लड़कों को लगता है हूटिंग क्या है, आसान है, ठीक है, पर आपको कोई हूटिंग करेगा ना तो आपको समझेगा कितना अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप सडनली।
कमेंट पास करना, यहीं से शुरू होता है प्रॉब्लम। हूटिंग, कमेंट पास करना, लेचरस कमेंट कहना। सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स, आप छोड़ो ना, सोशल मीडिया पे आप देखो लड़कियों के पोस्ट के नीचे क्या क्या लिखा जाता है और लड़कों के पोस्ट के नीचे क्या क्या लिखा जाता है। आप कंपेयर करो, आप समझ जाओगे कि इज इंडिया अनसेफ फॉर विमेन और नॉट। जानते हो, लॉकडाउन के दौरान एक गेम चला था उस समय, पबजी। ठीक है, तो ये सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे ये बच्चे लोग खेलते थे, स्ट्रीमिंग करते थे पबजी का। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं। वो लड़का अगर खेल रहा है ना, और लड़का अगर ठीक से नहीं खेला, उस गेम में मारा गया। गेम होता है एक, अगर नहीं पता आपको, पबजी गोली वोली चलाते हैं, वो मेरा भाई खेलता था, मैं देखता था बस। तो लड़का अगर खराब खेला ना, हाँ कोई नहीं, सब उसको बोलेंगे तू नूब है, हट, तेरे को नहीं आता खेलने। ठीक है, लड़की अगर खराब खेली, तुम देखो उसके नीचे क्या कमेंट आते हैं, जाओ रोटी बनाओ, कपड़े धो, तुमसे नहीं हो सकता ये। यू रियलाइज, बार बार एक ही चीज अगर आपको कोई बोलता रहेगा, आपको यहां पे फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कहीं और प्लैनेट से आई हैं, यहीं से हैं, उनका भी मेंटल वल्नरेबिलिटी है। तो सिंपल एक गेम का एग्जांपल में आप देख रहे हो कि शी इज सब्जेक्ट टू अब्यूज, कांस्टेंट हरासमेंट। व्हाट डज दैट टेल यू ऑफ अस? That there is a discriminatory approach towards women that starts again right from the fetus up until she grows old. For example, in certain religions you will see women are not allowed to go to the graveyard. बताओ why? यह महिला मुखाग्नि नहीं दे सकती है, क्यों? क्यों नहीं दे सकती है? Is that not discrimination? या महिला कब्रिस्तान नहीं जा सकती, क्यों? Why? ऐसा क्या है वहां पे जो सिर्फ मेल्स जा सकते हैं? या महिला वो आपका डेड बॉडी का जो चार आप लेके चलते हो, चार्ज कंधों पे, हाँ वो भी नहीं उठा सकते, क्यों? वाई? क्वेश्चन करिए ये चीजें, क्योंकि आपको सोसाइटी के पेपर में या एनी पेपर इनफैक्ट यू विल हैव टू एग्जिबिट दैट एम्पैथी एटलीस्ट। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एकदम ओवरनाइट चेंज हो जाओ, पर धीरे धीरे एम्पैथाइज करना शुरू करो। आपके आंसर्स में एम्पैथी दिखना चाहिए। जानते हो फ्रेंड्स, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन इज कंपैशन, नथिंग एल्स। अगर आपको लगता है ना, साइंस आपको कहेगा कि ह्यूमंस आर ह्यूमंस ड्यू टू आवर ब्रेन साइज, ठीक है, नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। आवर ब्रेन इज नॉट यूनिक, पहली बात। और इतना ही बुद्धिमान होते ना हम, तो एलिगेटर का ब्रेन इतना सा होता है, इतना छोटा सा। एलिगेटर का ब्रेन साइज इतना है, ह्यूमन का ब्रेन साइज इतना है। एलिगेटर अर्थ के हिस्ट्री में 200 मिलियन साल से जिंदा है, 200 मिलियन ईयर्स। ह्यूमंस कितने साल हैं? 10-15 हजार साल। और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज चल रहा है, अनदर 100 साल 200 साल में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इतना ही इंटेलिजेंट होते ना, तो हम अपने कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ना बनते। एलिगेटर 200 मिलियन साल तक सर्वाइव क्यों किया, और हम क्यों खत्म हो रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेन साइज, नो। समझो बात, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ ब्रेन साइज दैट वी आर ह्यूमन, इट्स कंपैशन दैट मेक्स अस ह्यूमन। आप एम्पैथाइज कर सकते हो किसी के साथ, किसी दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के सोच सकते हो, दैट मेक्स यू ह्यूमन। सो यू नीड टू स्टार्ट एनालाइजिंग पॉलिसी एज ह्यूमंस। आर यू गेटिंग इट फ्रेंड्स? समझ रहे हो? यह बहुत भारी लग रहा है। Police station itself, casteism or gender equalities are seen. How to address them? Here is the answer. How do you address problems in the police station? पुलिस रिफॉर्म्स। अब जब आप पढ़ेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, आपको बताया जाएगा कि फलाना कम्युनिटी ने लिखा था, रिबेरो कमेटी ने कुछ कहा था, रिबेरो कमेटी ने क्या कहा था जेंडर के बारे में। You realize this is how you have to focus. इस तरह के सवालों में जहां पे आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, your focus should be on the solution, not to answer कि sir yes India is intolerant because this case happened in this state. तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया। या आप कहोगे सर इंडिया इज नॉट इंटॉलरेंट, इट इज अ क्रिएशन ऑफ द मीडिया, केस खत्म। आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं।
ये समझिए। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन ट्विटर्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो जो एक नरेटिव है, हटो उससे। वो नरेटिव आपका आंसर राइटिंग में हेल्प नहीं करेगा। आई डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सिविल सर्वेंट का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमको लगता है ना कि मैं राइटिस्ट हूं, मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं सेंट्रिस्ट हूं, तुम मौका परस्त हो, तुमको मौका परस्त बनना पड़ेगा। सरकारें बदलती हैं, सिविल सर्विस इज परमानेंट। अगर तुमको लगता है कि मैं एक साइड का लेके 30 साल काट लूंगा सर्विस में, तो बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। तुम्हें मौका परस्त बनना है। उसके लिए क्या चाहिए? दोनों का पक्ष को आपको पता होना चाहिए, दोनों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, दोनों का वीक पॉइंट्स। यू हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। ओके, सिविल सर्विस इज इटर्नल। पॉलिटिशियन 5 साल लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेगा, छठा साल जब इलेक्शन हारा, साइकिल में जाएगा सब्जी लाने। तुम्हारे साथ वो नहीं होगा। इसीलिए यू विल हैव टू बी एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ सिविल सर्विस, विच इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? आपका आइडियोलॉजी चेक करने के लिए। क्या आप लार्जर पर्सपेक्टिव सोच सकते हो? डू यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं? कि मैं पक्ष लिए बगैर पॉलिसी डिस्कस कर लूं। दैट इज इट। ये आपको डेवलप करना है। ये अगर आप अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान नहीं डेवलप करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल फाइंड कि इंटरव्यूज में आपके मार्क्स कम आएंगे। आर यू गेटिंग इट? विवेक पूछिए सजेशन। यस, नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस। मनोगना, एक मिनट बेटा, हमको पढ़ने दीजिए आप। वुमन पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ हरासमेंट, शी हैड टू लीव द जॉब, व्हाई यू आर डूइंग दिस योरसेल्फ, पोस्टिंग इट पब्लिकली, यू विल नॉट गेट जॉब, यू आर स्पॉइलिंग नेम, करियर। करेक्ट मनोगना, वही तो है बिहेवियरल चेंज जो हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज या इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पॉश पॉश मैकेनिज्म क्यों रहता है? अब उसका इन्फोर्समेंट अगर कंपनी ठीक नहीं कर रही है, तो वो कंपनी का गलती हुआ। पर भारत सरकार ने लॉ तो बनाया है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किसी महिला के कंधे के ऊपर ऐसे हाथ भी नहीं रख सकते हो। लड़के के ऊपर होता है ना, चाय पीते पीते हम लोग हाथ रख देते हैं, वो अलाउड है। लड़कियों के ऊपर आप हाथ भी रखोगे, दैट कैन बी कंस्ट्रूड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट। यू रियलाइज नेसेसरी है, उस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज नेसेसरी है, क्योंकि हम एक डर से चलने वाले सोसाइटी है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट behave civilized. We might be an old civilization, but we lack empathy. We lack empathy. That much I can tell you. क्या सवाल पूछ रहे थे? कोई एक सवाल पूछ रहे थे। विवेक, हमको बताइए आपका क्या सवाल था? Sir, after hard screening also some officers are becoming corrupted. चंद्रेश, अगेन आप देखो, करप्शन तो हर बैच में होता है, किस बैच में नहीं होता है? हाँ, फर्जीवाड़ा पहली बार हुआ है, दैट मच आई विल अग्री। इस तरह का हाई लेवल फर्जीवाड़ा तो आज तक नहीं हुआ था, पर करप्शन तो हर टाइम देखते हैं। झारखंड में एक आईएएस को पकड़ा, उसका 500 करोड़ का संपत्ति था। 500 करोड़ का संपत्ति, मतलब समझ रहे हो? एंड देन यू हैव पीपल हु थिंक कि मेरे फास्टिंग करने से करप्शन खत्म हो जाएगा। थोड़ी ना होगा यार। करप्शन के लिए इट्स अगेन बिहेवियरल चेंज चाहिए। आपको एक दो एग्जांपल्स बनाने पड़ेंगे। स्कूल में क्लास टीचर क्या करता है? क्लास के ऊपर कंट्रोल कैसे लेता है? वो किसी एक या दो स्टूडेंट्स को पकड़ के एकदम रेल देगा, वो बाकी सारे शांत हो जाते हैं। दैट इज द सेम थिंग दैट इज नीडेड हियर। यू नीड टू मेक एग्जाम्पल्स, तभी जाके भय आएगा। भय बगैर ना होई प्रीति, ये एकदम रूल है हमारे देश का। जो डरेगा वो काम करेगा। When should we start answer writing? प्राची, आइडियली जैसे हम मंडे से चालू, एक्चुअली आपका हम एडवांस क्लासेस जैसे ही चालू करेंगे फ्राइडे ऑनवर्ड्स, you should start answer writing from that day itself. There is no justification to delay answer writing.
आप सोचो, आपका मेंस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन है, करेक्ट? तो जो चीज पे आपका सिलेक्शन निर्भर है और वो अगर आपका वीक पॉइंट है तो वो आपको डे 1 से प्रैक्टिस करना चाहिए। आंसर राइटिंग भी ना एक एक्वायर्ड हैबिट है। कोई बच्चा से, मतलब बचपन से ही हाँ ब्रिलियंट आंसर राइटर नहीं होता है। इट इज समथिंग दैट यू डेवलप ओवर टाइम। ठीक है, लैंग्वेज के साथ अपना एक्सप्रेशन को बताना, इट इज एन एक्वायर्ड हैबिट, इट टेक्स टाइम। तो आई सजेस्ट गेट स्टार्टेड एएसएपी। सर बट उसके लिए प्रीलिम्स भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। प्रीलिम्स तो आपका एनीवेज ये सारे इसमें कवर हो रहा है। देखो प्रीलिम्स के लिए हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, ऐसा समझ जाइए कि प्रीलिम्स के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप कॉन्सेप्ट को एंड टू एंड पढ़ोगे ना तो उसमें आपका प्रीलिम्स कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए आपको हम एक सवाल पूछते हैं, ठीक है? लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। चलो, जब आप हमारे साथ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ओजोन लेयर, आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में पता है? आर यू गाइज अवेयर ऑफ ओजोन लेयर? ओके, तो ऐसा देखिए, 1985 और 87 में हमारे दो इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर के ट्रीटीज आए थे। ठीक है, पहला वाला था वियना कन्वेंशन और दूसरा वाला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डोंट वरी, ये सारा हम डिटेल में करेंगे, पर ये ओजोन से इनका लेना देना था। ओके, और आज आप देखते हो कि ये सारे ओजोन लेयर के जो अग्रीमेंट्स हुए थे, दे आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। बेस्ट एग्जाम्पल है कि ह्यूमैनिटी जब चाहे ना तो साथ में आके एक प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है। हम जब पढ़ेंगे ओजोन तो आप देखना, ओजोन अगर नहीं रहता ना फ्रेंड्स, हमारे अर्थ के हिस्ट्री में जब ओजोन नहीं था, आप देखेंगे हमारा अर्थ पे लाइफ डेवलप ही नहीं हुआ था। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गे, आप देखोगे बस लाइफ वहीं तक थमा हुआ था, उसके आगे लाइफ बढ़ ही नहीं पा रहा था अर्थ पे। और जैसे ही ओजोन लेयर बना, आप देखिए उसके बाद आपके फिशेज और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, हाँ मैमल्स, ये सारे डेवलप होना चालू हुए। तो अर्थ क्या है कि अगर हमारा ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। द ओनली थिंग दैट विल बी लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ इन केस देयर इज नो ओजोन इज ब्लू ग्रीन एल्गे, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। इसीलिए आपने देखा कि जो ओजोन लेयर के ट्रीटीज थे उस पर भारी सीरियसनेस था, वैश्विक स्तर पे डेडली सीरियसनेस, एंड विच इज वाई ऑल द कंट्रीज केम टुगेदर, क्योंकि वो सर्वाइवेबिलिटी की बात हो गई थी कि अगर ओजोन गया तो हम जाएंगे। अब आप कंपेयर करिए ओजोन लेयर का जो हमारा अप्रोच था उसको कंपेयर करो क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से अब कंपेयर करिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कॉप 28, हाँ यार, जितने भी ट्रीटीज अग्रीमेंट्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आप देखोगे सारों में डिस्प्यूट है। ठीक है, बहुत डिस्प्यूट्स हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं। क्यों है बताइए, क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वही कंट्रीज, वही विश्व के 195 कंट्रीज ओजोन लेयर को लेके भारी सीरियस थे, इसको लेके खींचातानी जद्दोजहद, हाँ मारा मारी चला पड़ा है, पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होते होते 30, 40, 50 साल लगेंगे। ठीक है, तो एवरीवन होप्स कि तब तक तो कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। ओजोन लेयर जाता तो इमीडिएटली खत्म होने वाले थे हम। डू यू गेट इट? तो सोचो आप, कंपैरिजन देखिए, वही कंट्रीज यहां पे अच्छा काम करती हैं और वही कंट्रीज यहां पे आके लड़ाई कर रही हैं। तो क्या है? मंशा होनी चाहिए, विल होना चाहिए आपका, इच्छा होगा तभी तो स्टेप लोगे। इच्छा ही नहीं है तो ये तो फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। इन्वायरमेंट जब हम पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक मीम आया था बीच में, एक दादी है, हाँ वो ऐसे घूंघट पहनी हुई बोलती हुई सारे मिलके पागल बना रहे हैं हमको। वो वही एग्जैक्ट वही सीन मेरे को याद आता है हर बार जब भी ये क्लाइमेट चेंज से कोई भी आर्टिकल आता है ना, ये सारे मिलके हम लोग को पागल ही बना रहे हैं। कुछ नहीं इन लोग का मतलब
एक सिंसियरिटी ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ओजोन लेयर को लेके बहुत सिंसियरिटी था। आप देखो 2010 तक, बाय 2010 हाँ प्रॉब्लम खत्म, सॉल्व, 15-20 साल में डन। हाँ क्लाइमेट चेंज भाई साहब मतलब पत्ता भी नहीं हिल पाया अभी। अभी तो यही प्रॉब्लम है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करेंगे। ऊपर से कुछ कुछ लोग हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज तो होता ही नहीं है। सोचो, सोल्यूशन तो तब ढूंढोगे ना जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करोगे कि हाँ क्लाइमेट चेंज है। पर आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो आएंगे, वो कहेंगे क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। उसके बाद वो जो भुलक्कड़ प्रेसिडेंट है वो कहेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, इनसिंसियर अप्रोच। और जब ये यूनाइटेड स्टेट्स का ये रवैया है तो बाकी सारे कंट्रीज का क्या रवैया होगा आप समझ जाओ। आर यू गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो हमको पॉलिसी को समझना है। पॉलिसी जब समझेंगे ना तब इंटरप्रिटेशन हमारा आएगा, तब जाके मेंस में हमारे आंसर्स में वो झलकेगा कि हाँ हम एंड टू एंड समझे हैं। और इसी में आप देखोगे ये जब कंपैरिजन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं है प्रीलिम्स का जो सॉल्व नहीं हो सकता है। इजीली आप सॉल्व कर लोगे, पर पॉलिसी समझना होगा। सिर्फ किताब से ऐसे पढ़ना कि वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, सीएफसी टारगेट करता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आगे बढ़ गया, भूल जाएंगे आप, फिर याद नहीं रहेगा। गेटिंग इट? मेरे क्लास बोर तो नहीं लगते ना आपको? आप लोगों में से किसी को? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? शांति ओम, शांति ओम का डायलॉग याद आ गया मेरे को। जो बोर हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, मत हो बोर पहले तो, क्योंकि ये जरूरत है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको ये आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर ये बहुत भारी है मेरे लिए, तो यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन, बिकॉज दिस इज बेयर मिनिमम ऑफ द एफर्ट। इसके ऊपर और आगे पढ़ना है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल्स से नहीं होता है एग्जामिनेशन। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल, ओके, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल किसी भी इशू का एक ही नजरिया प्रस्तुत करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल नजरिया हो, चाहे वो इकोनॉमिक नजरिया हो, चाहे वो सोशल नजरिया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल नजरिया हो, चाहे वो लीगल नजरिया हो, या चाहे वो एनवायरमेंटल नजरिया हो। आप देखना, आप कल से न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, मुझे बताना अगर मैं गलत हूं तो। कोई भी आर्टिकल इनमें से बस एक ही पार्ट डिस्कस करेगा, कोई एक ही पार्ट। आर्टिकल पढ़ के आपका टॉपिक नहीं हुआ। आपको क्या ध्यान देना है कि टॉपिक क्या है और टॉपिक का कौन सा नजरिया इस आर्टिकल में है। मुझे टॉपिक जानना है। इसको हम कहते हैं पेस्टल टेक्निक, ठीक है, पेस्टल टेक्निक कहते हैं इसको, जो हम बहुत फ्रीली यूज करते हैं आंसर राइटिंग में। और इसी पेस्टल टेक्निक के यूज से आंसर राइटिंग में हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। और जब स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ही आप वे फॉरवर्ड बता पाओगे। बुझे तुम लोग? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको बताओ। सॉरी, अंदर का वो निकल आता है कभी कभी। विवेक एक मिनट, सॉरी मैं आपका मैसेज मिस कर गया था। सर प्लीज वी शुड मेक अ टेलीग्राम ग्रुप विद आवर स्टूडेंट्स टू मेक अ क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड आल्सो वी शेयर आवर थॉट्स एंड डाउट्स एंड यू आल्सो शेयर योर होमवर्क विद अस। ठीक है, ओके विवेक, आपने कहा हम कर देंगे, डन। मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, मंडे में कर दूंगा ये, सेट है, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आंसर राइटिंग के पहले ये डेवलप करिए। देखिए यहां पे हमने पेस्टल टेक्निक अप्लाई किया क्या? डिड वी डू पेस्टल टेक्निक हियर? बताओ हमको। क्या हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा? क्या हमने सारे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए? लीगल, जुडिशियल, पार्लियामेंट, सोसाइटी, देखा सब कुछ? तो ये टेक्निक आप समझो फ्रेंड्स, तब आंसर राइटिंग में मजा आएगा। नहीं तो फिर ना सिर पैर नहीं होगा आंसर का। और सिर पैर वाले आंसर्स नहीं है अगर,
तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर हमको मिलोगे यहाँ पे, फिर हम आपको जी जान से समझाने की कोशिश करेंगे, और ये स्टोरी पंचवर्षीय योजना में कब बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? जो लोग ऑलरेडी रैंक लेके बैठे हैं ना, वो उनको रात में भी 2 बजे भी तुम उठा के बोलोगे ना कि मेरे को थोड़ा बताओ क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक सेंस क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, वो तुमको ढटा 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 ऐसा एकदम रेडियो जैसा बोलना चालू करेगा। वो क्यों? क्योंकि उसने उसी तरीके से पढ़ा है। कोई फ्रेशर को बेचारे को पता ही नहीं होता है। अब आप देखो, ये चीज पे कोई रील नहीं बताएगा आपको, कोई तजुर्बा वाला फैकल्टी नहीं बताएगा ये। दिस इज टू बी लर्नड ऑन द प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा हिंदी में समझा दिया करो प्लीज। अमनदीप, मैं फुल ट्राई करता हूं। अगर मान लीजिए मैं ज्यादा इंग्लिश कहता हूं ना, आप मुझे खुद कहो कि सर मेरे को हिंदी में बता दो, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट। हमारे पास बहुत टाइम है, 22 अगस्त तक। मैं आपका ज्योग्राफी अच्छे से नहीं कंप्लीट कराया ना, तो 23 अगस्त को तुम हमको मेल डालना कि सर आपने जो पहले क्लास में कहा था दैट वाज ऑल नॉनसेंस। आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट माय मिस्टेक, ओके, बट हैव फेथ, आई विल नॉट बुलशिट यू, ट्रस्ट मी। ठीक है सर, आई विल एग्जाम आफ्टर 3 years, शुड आई रीड करंट अफेयर्स? देखिए भूपेंद्र, मैं आपको एक बात बताता हूं, काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमें कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई ग्राउंड रूल तो नहीं है, पर रेकमेंडेड है कि 18 महीने का करंट अफेयर्स आपको पता हो। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली ऐसा समझो, आज के टाइम पे आपको जीएसटी का कोई सवाल पूछा जाएगा, तो आप क्या जीएसटी का ओरिजिन के बारे में नहीं पढ़ोगे कि जीएसटी काउंसिल कैसे बना था, हाँ जीएसटी का क्या मंशा था, कौन कौन से टैक्सेस को उसने रिप्लेस किया, है कि नहीं? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? टाइम पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे। क्या मैं जीएसटी को एंड टू एंड जानता हूं? क्या मैं ये जानता हूं कि जीएसटी, फॉर एग्जांपल आप देखिए एयर कंडीशन पे 28% जीएसटी लगती है। अब आप खुद सोचो फ्रेंड्स, एयर कंडीशनिंग पे 28% जीएसटी। इंडिया में टेम्परेचर समर में एकदम ताबड़तोड़ गर्मी होती है, 50% गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्मी। अब मुझे बताइए, आप लोग खुद बताओ मुझे, ठीक है, लेट मी सी, यू विल टेल मी नाउ, एक्सेस टू कूलिंग, ठीक है, ये क्या नेसेसिटी है अब या लग्जरी है? पहले ये बताओ। घर में एसी होना ये अब स्टेटस सिंबल है या जीने के लिए जरूरी है? ये बताओ मेरे को। मेरा घर टॉप फ्लोर पे है, ठीक है, जहां मैं रहता हूं ना टॉप फ्लोर पे है मेरा घर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस बार था दिल्ली में। मेरे घर पे एसी 24/7 चला है। अभी आज सुबह बिल आया मेरे, तो हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक आया मेरे को, पर ठीक है जो भी है। बट व्हाट इज, मेरे जैसा तो सबके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी शायद नहीं है। आप देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं आपके, जोमैटो स्विगी, हाँ वो दिन में गर्मी में चला रहे हैं। चलिए जोमैटो स्विगी तो हमने बहुत ऊपर का बात कर दिया, जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं वो कैसे काम किए वही जानते हैं। और उसके बाद भी आप देखते हो कि आप एयर कंडीशनिंग पे 28% जीएसटी लगा रहे हो। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, अगर आपसे मेंस में पूछा जाए वेदर एक्सेस टू कूलिंग इज अ फंडामेंटल राइट, सपोर्ट योर स्टेटमेंट, तो क्या आप नहीं लिखोगे कि जीएसटी का मंशा क्या था पहले, कि हम चीजों को उनके यूजेज के हिसाब से टैक्स करेंगे। आज जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गया है, एयर कंडीशनिंग को 28% पे टैक्सेशन करना मतलब आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हो, और कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं है इसका। आइडियली क्या होना चाहिए? भारत सरकार को 0% टैक्स पे ऑफर करना चाहिए, नहीं तो कैसे, हाउ विल पीपल वर्क? और अगर गर्मी है, गर्मी में आपकी एफिशिएंसी घटेगी, आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा। हमारा एम है हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। कैसे बनेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर लोग गर्मी में काम ही नहीं कर पा रहे हैं? तो आर यू गेटिंग इट फ्रेंड्स? दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट आई वांट यू टू डेवलप। ये एक बार आप समझ जाएंगे ना, तो आप सोचिए, यहां पे हम जीएसटी का क्या हम ओरिजिन से लेके अभी तक नहीं पढ़ेंगे? बताओ, टिल करंट हमें नहीं पता होना चाहिए जीएसटी कब आया था, कैसे आया था, जीएसटी काउंसिल क्या है, अगर ये डिसीजन चेंज होना है 28% से 0%,
कौन करेगा, हमें एंड टू एंड पता होना चाहिए। वहां पे थोड़ी ना हम डींगे तो नहीं हाँक सकते हैं, वहां पे तो आपको फैक्ट्स लिखना है कि नहीं? तो करंट अफेयर्स टाइम का बंदिश अपने पे मत डालो फ्रेंड्स। मैं आपको कल भी कहा था, टाइम का कंस्ट्रेंट अपने पे मत डालिए कि हम 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डेली 18 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे डालो कि क्या मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं, जीएसटी का ओरिजिन जानता हूं, जीएसटी का करंट क्रिटिसिज्म जानता हूं, जीएसटी कैसा होना चाहिए अगले 5 साल में, क्या मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? तब हुआ आपका टॉपिक प्रिपेयर। ऐसे तो फिर क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, आपका स्टैटिक पार्ट का ही एग्जाम्पल है। ये नेसेसिटी और लग्जरी गुड्स हम लोग नहीं पढ़ते क्या इकोनॉमिक्स में? उसी का तो है ये। नेगेटिव एनवायरमेंट इफेक्ट, तो उसके लिए भी काम करो ना आप, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लगाओ। इंडिया का टारगेट नेट जीरो है 2070 का वर्सेस दिस टॉपिक। देखिए एक मेंस का क्वेश्चन बना कि नहीं बना कि हमारा नेट जीरो का टारगेट है। नेट जीरो अगर नहीं पता कि हम कितना एमिट कर रहे हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हो, कितना ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हो, अगर ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, तो ये फंडामेंटल्स के लिए एनसीईआरटी आपके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, मैं आपको क्लास में ये नहीं बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है या नाइट्रोजन, हाँ इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब हम आपको नहीं बताएंगे। हम ऐसे ही आपके आगे ले चलेंगे। आपके 6th के एनसीईआरटी में आप देखोगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस। जिन्होंने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? क्यों है अनरिएक्टिव गैस? बताओ तो, क्यों है अनरिएक्टिव गैस? कह लिए ऐसा क्या चीज है नाइट्रोजन में कि वो अनरिएक्टिव है? सोचिए, आपसे ये सवाल पूछ दे सिविल सर्विस तो, व्हाई इज नाइट्रोजन कंसिडर्ड अनरिएक्टिव? आपके एनसीईआरटी में लिखा है पर आपको नहीं पता, हो गया खत्म, अटेम्प्ट खत्म, हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए तो आगे क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के, दो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री अगर याद होगा तो आपको पता होगा ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि जब लाइटनिंग होता है ना, तभी नाइट्रोजन का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन टूटता है, तब नाइट्रोजन जाके, लाइटनिंग में क्या हुआ, हाई एनर्जी आया, तभी तो जाके नाइट्रोजन टूटेगा हमारा। यही है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस, हाँ पढ़ लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। अरे पूछो तो अपने आप से, काहे लिए? ऑक्सीजन को तो नहीं है, ऑक्सीजन तो टूट जाता है फट से, नाइट्रोजन क्यों नहीं टूटता है? पूछिए वो अपने आप से सवाल। डोंट वरी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। ये मैं आपको फंडामेंटल्स एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, अब कैसे हमें सोचना है और क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको चाहिए हाई एनर्जी, और ये हाई एनर्जी कहां से आता है? एक एग्जांपल है लाइटनिंग के दौरान, तब आप देखोगे आपका नाइट्रोजन टूटता है, नाइट्रेट में बदलता है। गेटिंग इट? ठीक है, तो इसलिए हम ये क्लास, आइडियली हम क्या करते हैं, हम ये क्लास लेते ही नहीं, आज हम आपको मंडे ही मिलते, पर ये डिस्कशन के बगैर आपका प्रिपरेशन अधूरा होगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोचना है। थॉट प्रोसेस पे डेवलप करिए फ्रेंड्स, उस पर वर्क करना चालू करिए। I have attended your classes of SIP. Okay. Good. So we are meeting again, Manogna. Very nice. When I saw your geography is handled by you, it was a huge relief. Thanks, Manogna. You're very kind. Thank you. मेरा पूरा एम है कि नो बुलशिटिंग, काम का काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कथा नहीं सुनाऊंगा, एकदम टक 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 बात करना है हमने, क्योंकि मेरा भी टाइम कीमती है और आपका मेरे से ज्यादा कीमती है टाइम। आई कांट वेस्ट योर टाइम। सर कल क्लास नहीं है? नहीं, कल तो क्लास नहीं, संडे को तो क्लास नहीं है। संडे को क्लास लेंगे तो मेरे फैमिली वाले मुझे बेदखल कर देंगे। ठीक है, मंडे को मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगे। सामरा, ऑप्शनल के लिए मैंने आपको कल बताया है एक तरीका कि कैसे ऑप्शनल चूज करना है। एक बार कल के लेक्चर देखिए ना। देखिए मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो ज्योग्राफी कहूंगा क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल था, तो मेरा बायस है। ठीक है, पर मेरे कहे पे मत जाओ।
अपना लाइफ का डिसीजन मेरे पे क्यों छोड़ रहे हो? मेरे से तो आप 2 दिन मिले हो ना। अपने लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए। पहले जाके जो कल मैंने तरीका समझाया है वो देखिए ना पहले। उसके बाद अगर आपको गाइडेंस चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल है। पर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहूंगा कि ज्योग्राफी और पबैड और पीएसआईआर में ये अच्छा है ये खराब है। सब्जेक्ट्स तीनों सेम है, स्टूडेंट्स तीनों से निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने जैसे बताया था कल के क्लास में कि ऑप्शनल एक शादी की तरह है। अगर ठीक से अपना वर वधू आपने चूज नहीं किया तो दिसंबर पे आपको लगेगा कि अरे इसके साथ नहीं बन रहा है, तो अटेम्प्ट खत्म। तो ये शादी थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के करो, आपके गुण मिलने चाहिए ऑप्शनल के साथ। सीसैट ऑल्टरनेटिव संडे को होगा? नहीं, कल मेरे साथ तो, मेरा तो नहीं है, आपका अगर कुछ एंगेजमेंट हुआ तो आपके डैशबोर्ड पे होगा, पर हम आपको अब मिलेंगे सोमवार को। सर क्या मॉर्निंग बैच होता है सर या नहीं? हाँ, मेरे क्लासेस तो होते हैं, आपका मुझे नहीं पता फ्रेंड्स। हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? चंद्रेश, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लासेस चालू होंगे ना, तो वहां पे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, नथिंग एल्स। कुछ रूल्स पता होना चाहिए जो आपको नहीं बताया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या मैं देखा हूं, स्टूडेंट्स सीसैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को गट फीलिंग पे सॉल्व करते हैं। आपका गट फीलिंग अच्छा होता है तो आप कहीं और होते हैं अभी, तो इसलिए नहीं, गट फीलिंग नहीं, हमें रूल्स फॉलो करना है। वो रूल्स आपको पता होना चाहिए कि अजम्पशन के लिए क्या रूल्स है, इन्फरेंस वाले सवालों के लिए क्या रूल्स है, ठीक है, कंक्लूजन वाले के लिए क्या रूल्स है, दैट इज ऑल। मॉर्निंग बैच हम शिफ्ट हो सकते हैं सर, वो आपके वही बताएंगे, मेंटर जो है वही बता सकते हैं। सर मंडे से आप सीसैट ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके साथ अभी शाम को ही हूँ। सीसैट आपका शायद मैथ्स वैथ्स चालू होगा, अगर होगा तो। अंग्रेजी का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। Does our answer writing will be evaluated daily? If so, where? It will be evaluated and it will be, the feedback will be uploaded on your dashboard. ठीक है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिएगा। हाँ जी, फॉर श्योर। विवेक आपने कह दिया, वो हो जाएगा, डन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपसे हम मंडे मिलेंगे। ये चीजों को ध्यान में रखें, और जो हमने आपको कहा है पूरा का पूरा संडे आप डालो 6th और 7th का एनसीईआरटी पढ़ डालने में। ठीक है, सवाल मुझसे आप पूछेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। यहां पे सिर्फ भुवन की बात नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, चलिए फीडबैक डाल देंगे। मैं आपसे मिलूंगा मंडे शाम 6 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।